Students, today we will discuss the topic price determination under discriminating monopoly. ना इससे पहले हमने मोनोपोली वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, मोनोपोली का इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में। तो अब पहले ये मीनिंग्स समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली या इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जब मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो सेम कमोडिटी को सेम टाइम पीरियड पर अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग प्राइस पर बेचे, तो उसका मतलब है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो पर्सनल भी हो सकता है और ग्रुप के बेसिस पर भी हो सकता है। पर्सनल मतलब जब अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग प्राइस पर चीज़ बेचे। ग्रुप का मतलब है जब कंज्यूमर्स को जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो ग्रुप के बेस पर करे। जैसे बिजली के जो रेट है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए अलग है और कमर्शियल यूज़ के लिए अलग है, तो उसको ग्रुप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। बायर की लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी हो सकता है कि अगर तो बायर पोश एरिया में रहता है तो उससे प्राइस ज़्यादा चार्ज की जाती है, और अगर स्लम एरिया में है तो उसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है। कंज्यूमर का साइज़ क्या है, मतलब कि कंज्यूमर क्या बल्क में ख़रीद रहा है या कम क्वांटिटी ख़रीद रहा है। सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक, ये लिप्सी ने, प्रोफेसर लिप्सी ने ये दो जो तरह के वो दिए हैं टाइप्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब प्रोफेसर लिप्सी। सिस्टमेटिक होता है जब वो किसी भी लॉजिकली वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करे, मतलब जैसे कंज्यूमर ने ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदनी है या कम क्वांटिटी ख़रीदनी है लोकेशन के अकॉर्डिंगली, या तो उसको हम सिस्टमेटिक कहते हैं। अनसिस्टमेटिक मतलब जब कोई रीज़न नहीं है, जैसा बायर का सेलर का मन है उसके अकॉर्डिंगली किसी से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर ली, किसी से कम कर ली, तो उसको अनसिस्टमेटिक कहते हैं। देन डिग्रीज तीन तरह की, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। इसमें ही लीव्स, जो मोनोपोलिस्ट है ना, मोनोपोलिस्ट लीव नो कंज्यूमर सरप्लस विद एनी बायर, कि बायर के पास, किसी भी बायर के पास कोई भी कंज्यूमर सरप्लस वो रहने नहीं देता। मतलब कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि वो कंज्यूमर सरप्लस है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, है ना। जैसे मान लीजिए पेन, हमने कोई पेन नया चला के देखा, हमने देखा कि अगर ये पेन 25 का मिल जाता है तो हम लेने के लिए तैयार है, बट मार्केट में गए वो पेन मिला हमें 15 का, तो 10 रुपीज़ कंज्यूमर सरप्लस है। मीन्स डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, तो ये कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में वो ये कंज्यूमर सरप्लस नहीं रहने देता, मतलब वो कंज्यूमर जितनी प्राइस, जो कंज्यूमर जितनी प्राइस देने के लिए तैयार है, मोनोपोलिस्ट वो उसी प्राइस पर ही वो कमोडिटी को सेल करेगा, राइट। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होता है डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ सेम सर्विस, है ना। मतलब एक सर्विस की, एक कमोडिटी के डिफरेंट ब्लॉक्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के रेट शुरू वाले 300 यूनिट फ्री हैं, उसके बाद अगले 150 यूनिट का रेट कुछ और है, और अगले 150 का रेट कुछ अलग है। बिजली सेम है, इलेक्ट्रिसिटी सेम है, बट डिफरेंट ब्लॉक्स के लिए अलग अलग रेट है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। मतलब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट हाउस होल्ड के लिए अलग हैं और उसके जो कमर्शियल यूज़ है, फैक्ट्री वाले यूज़ करते हैं, उसके लिए अलग है। दिस इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। नाउ कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि कब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। कई बार
लीगल सैंक्शन मिलती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। जैसे रेलवेज को लीगल सैंक्शन है ना कि फर्स्ट क्लास के कंज्यूमर के लिए, पैसेंजर के लिए रेट हायर है, सेकंड के लिए उससे कम है, थर्ड के लिए उससे कम है ना। सेकंड रीज़न है, द कंडीशन है मोनोपली, कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी होगा अगर देयर इज़ मोनोपली और द फर्म हैज़ सम डिग्री ऑफ मोनोपली पावर, कि उसके पास कुछ डिग्री ऑफ मोनोपली पावर है। अगर कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता। अगला, इग्नोरेंस और लेजीनेस ऑफ द कंज्यूमर। कई बार कंज्यूमर को पता ही नहीं होता कि जो सेलर है वो ज़्यादा प्राइस हमसे चार्ज कर रहा है, या अपनी लेजीनेस के कारण भी कंज्यूमर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करवा लेता है। तो उसको पता है साथ वाली मार्केट में चले जाएगा, कमोडिटी के प्राइस कम मिल जाएंगे, बट वो जाना नहीं चाहता, लेज़ी है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। समटाइम्स द मोनोपोलिस्ट टेक एडवांटेज ऑफ विम्स ऑफ रिच पीपल, और रिच पीपल को सेम कमोडिटी थोड़ी सी सुपीरियर पैकिंग करके हायर रेट पे बेच देता है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो सकता है। अगली इंपॉर्टेंट कंडीशन जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए है कि देयर शुड बी एट लीस्ट 2 सेपरेट मार्केट्स और 2 सेपरेट कंज्यूमर्स। 2 सेपरेट मार्केट्स होनी चाहिए, और दोनों मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देयर शुड बी एट लीस्ट 2 डिफरेंट मार्केट्स and elasticity of demand in these two markets should be different होनी चाहिए, ठीक है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए, अगर दो तरह की मार्केट्स हैं, मार्केट ए और मार्केट बी, ईपी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक में लो होनी चाहिए और एक में हाई होनी चाहिए। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, ईपी का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है वहाँ पर वो प्राइस कम चार्ज करेगा, जहाँ ईपी जो है वो कम इलास्टिक है वहाँ पर प्राइस हाई चार्ज करेगा, ठीक है। मतलब ईपी लो मतलब इलास्टिसिटी नहीं है डिमांड में, मतलब उसको कंज्यूमर को वो कमोडिटी चाहिए ही चाहिए, तो उससे वो प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लेगा। बट जहाँ पर डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, मतलब प्राइस के थोड़ा सा बढ़ने पर डिमांड ज़्यादा कम हो सकती है, उससे प्राइस वो कम चार्ज करेगा। और सेल कहाँ पर ज़्यादा करेगा, जहाँ डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है वहाँ पर सेल ज़्यादा करेगा, मोर क्वांटिटी, और यहाँ पर सेल लेस करेगा। इसी चीज़ का हम एक प्रूफ भी कर लेते हैं, जो अलजेब्रिकल प्रूफ भी हम इस चीज़ का कर सकते हैं। अलजेब्रिकली वी नो दैट मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन होती है P 1/1 माइनस E। इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, दूसरा कलर यूज करता हूँ, इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली MRA, दो मार्केट है ना, तो दोनों की होगी MRA और MRB। MRA क्या बनेगा, प्राइस इन ए 1/1 माइनस EA, और MR की B क्या बनेगा, PB 1/1 माइनस EB। फॉर मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू MRA शुड बी इक्वल टू MRB, दोनों बराबर होने चाहिए। दैट इज PA 1/1 माइनस EA शुड बी इक्वल टू PB 1/1/EB, और PA over PB is equal to 1/1/EB 1/1/EA। तो ये इक्वेशन बन गई PA over PB की। तो हमने कहा है कि EP दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए ना। अब अगर मान लेते हैं इफ EA इलास्टिसिटी इन मार्केट A एंड इलास्टिसिटी इन मार्केट B दोनों इक्वल हैं, देन
क्या होगा, पी ए ओवर पी बी इज इक्वल टू, ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गए ना, इज इक्वल टू 1, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी कि यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर दोनों मार्केट्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस, इफ ई ए इज मोर देन ई बी देन पी ए ओवर पी बी इज इक्वल टू, ये पूरा फार्मूला लिख लेता हूँ, 1 माइनस 1 ओवर ई बी, 1 माइनस 1 ओवर ई ए, राइट। तो अब ई बी की वैल्यू छोटी है और ई ए की वैल्यू बड़ी है ना। तो इस केस में ये जो वैल्यू आएगी, देखो अब ई ए बड़ा है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ये टर्म छोटी होगी, ये बड़ी होगी, तो ये न्यूमिनेटर छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, दिस इज लेस देन 1, और इससे ये आ गया कि पी ए इज लेस देन पी बी। मतलब जिस मार्केट में डिमांड ज़्यादा इलास्टिक थी ना, वहाँ पर प्राइस कम हो जाएगी। थर्ड केस, इफ ई ए इज लेस देन ई बी देन पी ए ओवर पी बी, यही फार्मूला अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, 1 माइनस 1 ओवर ई बी, 1 माइनस 1 ओवर ई ए इज ग्रेटर देन 1, यानी कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। ठीक है, मतलब जिस मार्केट में डिमांड कम इलास्टिक है वहाँ पर प्राइस ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ हमने जो थ्योरेटिकली बताई थी उसको ये इक्वेशन से भी शो कर दिया। अब इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली भी हम शो कर सकते हैं। किस चीज़ को, कि जिस मार्केट में डिमांड कम इलास्टिक है वहाँ पर प्राइस ज़्यादा होगी। तो उसके लिए एक 2 पार्ट डायग्राम बेटा बनाते हैं हम। इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम क्वांटिटी लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस पर हम रेवेन्यू लेते हैं। ये हो गई मार्केट ए की डायग्राम, और ये वाली डायग्राम होगी, ये पार्ट हो गया मार्केट बी का। मार्केट ए बी की जो डिमांड है वो कम इलास्टिक बना दी हमने। दिस इज ए आर इन मार्केट बी एंड एम आर इन मार्केट बी। ये मोर इलास्टिक ए की, दिस कर्व शोज ए आर इन मार्केट ए एंड एम आर इन मार्केट ए। क्लियर। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी और ये इसको कर देते हैं M और N, R और Z। ठीक है, तो यहाँ पर एम आर इन मार्केट ए और एम आर इन मार्केट बी दोनों इक्वल हैं। एम आर इन मार्केट ए और एम आर इन मार्केट बी दोनों इक्वल हैं। मतलब उसके पास जो टोटल क्वांटिटी है प्रोडक्ट की एम एन है, जो कि मोनोपोलिस्ट ने दो मार्केट में, मार्केट ए और मार्केट बी में सेल करनी है। अगर एम एन में से ओ एन वो कर दे मार्केट ए में और ओ एन कर दे मार्केट बी में, तो उससे इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है एम आर ए और एम आर बी। ये टोटल रेवेन्यू तभी मैक्सिमम होगा जब दोनों से मिलने वाला मार्जिनल रेवेन्यू सेम होगा। एम आर इन मार्केट ए कितना है बच्चे, आर एम है, और एम आर इन मार्केट बी कितना है, जेड एन है। तो यहाँ पर उसका जो टोटल रेवेन्यू है मैक्सिमम है। क्लियर। और जो प्राइस वो चार्ज कर रहा है मार्केट ए में, प्राइस चार्ज कर रहा है इतनी पी एम, और मार्केट बी में जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो P1 N है। राइट। मतलब जहाँ पर डिमांड मोर इलास्टिक है वहाँ प्राइस कम, और जहाँ पर डिमांड कम इलास्टिक है वहाँ पर प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो
यहाँ पर टोटल रेवेन्यू भी मैक्सिमम है क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू दोनों मार्केट में सेम है, राइट। अगर हम मान लें कि मार्जिनल रेवेन्यू सेम नहीं है करता, वो मान लो कि वो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी एक और बढ़ा देता है N1 Z1, तो उसके टोटल रेवेन्यू में ये गेन आ जाएगा। दिस इज गेन इन रेवेन्यू, गेन इन रेवेन्यू। पर अगर वो इधर मार्केट बी में एक यूनिट ज़्यादा बेचेगा तो ए में कम करनी पड़ेगी, है ना, तो उससे उसके रेवेन्यू में ये लॉस भी आएगा, लॉस इन रेवेन्यू। क्लियरली लॉस ज़्यादा है ना बेटा गेन के कंपैरिजन में, तो इसलिए यहाँ पर उसका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम यहाँ पर नहीं है। अब इस सिचुएशन में मार्केट बी में मार्जिनल रेवेन्यू है Z1 N1 और मार्केट ए में है R1 M1, बराबर नहीं है ना दोनों के मार्जिनल रेवेन्यू, तो इसीलिए गेन कम है, लॉस ज़्यादा है। तो वो तभी उसका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है जब दोनों से मिलने वाला मार्जिनल रेवेन्यू सेम है। क्लियर। तो और मेन चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी कि जिस मार्केट में डिमांड कम इलास्टिक है, ये देखो रेवेन्यू कर्व्स कम इलास्टिक है ना, मतलब एक्सिस की तरफ है, वर्टिकल एक्सिस की तरफ है, तो वहाँ पर प्राइस ज़्यादा है P1 N1, है ना। और जिस मार्केट में डिमांड मोर इलास्टिक है, AMR मोर इलास्टिक है, वहाँ पर प्राइस कम चार्ज करता है। क्लियर, ये बात क्लियर होगी। तो अगला जो टॉपिक हमने करना है, अगला मतलब इसी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्ट या इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। बेटा जब ये वीडियो देखोगे ना तो इसके साथ अपने पास हार्ड कॉपी रखना, जो आपको PDF फाइल शेयर करी हुई है उसके प्रिंट आउट जरूर साथ में रखना, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, मैंने ना थोड़ा सा लिख लिया था कि वीडियो छोटी बने, लिखने में टाइम जो वीडियो बड़ी बन जाती है। फिर हमारा ये क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली और प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। तो इस इक्विलिब्रियम में के लिए मोनोपोलिस्ट को, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट को दो क्वेश्चन या दो डिसीजन लेने पड़ते हैं। हाउ मच टोटल आउटपुट इट शुड प्रोड्यूस, टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस करे। मान लीजिए उसने शर्ट प्रोड्यूस करा है, टोटल 1000 शर्ट प्रोड्यूस करनी है सपोज, ये डिसीजन ले लिया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टोटल आउटपुट इन 2 सेपरेट मार्केट्स। ये जो उसने 1000 शर्ट उसने देखा आइडियल है प्रोड्यूस करना मेरे लिए, उस 1000 शर्ट में से कितनी मार्केट ए में बेचे और कितनी मार्केट बी में बेचे, कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट बिटवीन 2 मार्केट्स, और दोनों मार्केट्स में प्राइस क्या चार्ज करे, ए मार्केट में क्या प्राइस चार्ज करे और बी मार्केट में क्या प्राइस चार्ज करे। जहाँ पर टोटल आउटपुट का सवाल है, टोटल आउटपुट के लिए पहली जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, कि मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए मार्जिनल रेवेन्यू इन बोथ द मार्केट शुड बी सेम एंड दैट शुड बी इक्वल टू कंबाइंड मार्जिन, इक्वल टू द मार्जिन कॉस्ट ऑफ द टोटल आउटपुट। और सेकंड कंडीशन है द MC कर्व मस्ट कट द कंबाइंड MR कर्व फ्रॉम बिलो। इसको बेटा हम एक डायग्राम में शो करते हैं। डायग्राम ना 3 पार्ट की डायग्राम बनेगी बच्चे। पहली डायग्राम बनेगी मार्केट ए की, दूसरी मार्केट बी की, मार्केट ए, मार्केट बी, और ये टोटल। वर्टिकल एक्सिस पर सभी के रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आउटपुट की क्वांटिटी है। ठीक है, तो मार्केट ए में डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक बनेगी बच्चे। यहाँ पर लेस इलास्टिक बना दो एक की, दिस इज AR इन मार्केट ए, MR इन मार्केट ए।
और बी में मोर इलास्टिक बनानी है। ए आर इन मार्केट बी एंड एम आर इन मार्केट बी। दिस इज ए आर इन मार्केट बी और एम आर इन मार्केट बी। अब कंबाइंड, टोटल का यहाँ मतलब है कंबाइंड। पहले कंबाइंड एम आर बनाएंगे, एक पॉइंट इसके पैरेलल ये यहाँ पर जहाँ आ रहा ना वहाँ पॉइंट लगाया छोटा सा, और एक पॉइंट यहाँ पर लगाया। इससे ऊपर तो सिर्फ मार्केट ए वाला एम आर है जो कि यहाँ पर है, उतना ही डिस्टेंस रखना बेटा स्केल के साथ। अब दोनों, इसके बाद दोनों एम आर को कंबाइन करो, मतलब ये वाला प्लस ये वाला, इन दोनों का स्केल के साथ देख लेना है कि स्केल के साथ ये कितना कितना है। उसके हाँ जी, स्केल के साथ देखेंगे कि जितना एम आर ए और एम आर बी दोनों को ऐड करके, यहाँ पर मेरा ज़रूर अलग अलग बन सकता है, बट आप स्केल के साथ बनाओगे तो आपका ये ठीक बनेगा बच्चे। दिस इज कंबाइंड एम आर, ठीक है। ये यहाँ पर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इन दोनों का टोटल शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये होना चाहिए। यहाँ मेरा नहीं बन रहा क्योंकि मैं स्केल नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, बट आपका ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ज़रूरी है ये एम सी कॉस का बनेगा, ये मार्जिन कॉस्ट कर्व है टोटल आउटपुट का, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और ये टोटल इक्विलिब्रियम आउटपुट है, राइट। और ये टोटल प्रॉफिट आ गए मोनोपोलिस्ट के, ये वाला पार्ट। और ये दिस टोटल आउटपुट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मार्केट ए और मार्केट बी। उसके लिए मार्जिनल रूल यहाँ से इसको लेंगे तो वो OX1 प्रोड्यूस सेल करेगा मार्केट ए में, और OX2 प्रोड्यूस सेल करेगा वो मार्केट बी में। ए में वो जहाँ डिमांड कम इलास्टिक है वहाँ पर प्राइस चार्ज करेगा दिस मच P1X1, मार्केट बी में प्राइस थोड़ी कम चार्ज करेगा P2X2। क्लियर। तो ये उसकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस दोनों पूरी हो गई कि एम आर ए इज इक्वल टू एम आर बी इज इक्वल टू एम सी। एम आर ए इज दिस मच, इसको नाम दे देते हैं हम E1, इसको नाम दे देते हैं E2। एम आर ए है E1X1 इज इक्वल टू एम आर टू E2X2, और कंबाइंड जो मार्जिन उसका एम आर कर्व है वो है EX। तो इक्विलिब्रियम की पूरी हो गई कि एम आर ए इज इक्वल टू एम आर बी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द टोटल आउटपुट, और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट। तो इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, राइट। तो इसकी वैसे मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, वो आप नोट्स में से इसको कर सकते हो। अगर कोई करना चाहता है बच्चा तो मेरे PDF नोट्स में इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो आप वहाँ से कर लेना। ओके बेटा, टेक केयर, खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो बेटा।